नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। तो आपके एग्जाम से पहले जैसा कि हमने बोला था कि एक और इम्पोर्टेंट शब्द छोटा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। संपूर्ण संभावित अधिनियम, जितने भी आपके अधिनियम इस एग्जाम में आते हैं उनका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए फिर से एक हाजिर है। बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे थे शॉर्ट वीडियो जो हम कुछ दिनों से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। लगभग 10 नंबर या फिर 10 नंबर से भी ज्यादा के एक्ट की शॉर्ट जानकारी देंगे। इसमें किसी भी धारा को बहुत विस्तृत में नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक अधिनियम की डेट क्या है, उसमें कुल धाराएं या अध्याय क्या है, या वो अधिनियम किस चीज से रिलेटेड है, ये चीज आपको बताई जाएगी। और निश्चित ही ये छोटी सी जानकारी भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी। जिनका भी कल से एग्जाम शुरू हो रहा है वो अवश्य ही इस वीडियो को देख करके जाइएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम जो बात बोलते हैं उसे पूरी अवश्य करते हैं। हमने बोला था कि एग्जाम के पहले आपको वीडियो देंगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो लाया जा चुका है। तो दोस्तों, हम जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उनमें से महत्वपूर्ण चीजों को सॉर्ट करके फिल्टर करके आपको यहां पे चीजें दे रहे हैं। शुरू करेंगे अपने पहले, और जितने भी मैं आपको अधिनियम पढ़ा रहा हूं वो समय के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिए, याद करने में इजी जाएगा कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसको कहा जाता है द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। देखो, जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम है, पहले एक बार 1929 में आया था। इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको हम शारदा अधिनियम बोला करते थे, क्योंकि ये डॉक्टर हरविलास शारदा लेकर के आए थे। सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है। तो पहले इस शारदा एक्ट के नाम से था। शारदा एक्ट के नाम से जब ये आया था तो 28 सितंबर 1929 को अधिनियमित या पारित हुआ था। और यहां पर एक वर्ड लिखा है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। अरे भाई, इतना कठिन नाम सिर्फ बताने के लिए लिखा है। जो आज के डेट में हमारी लोकसभा या राज्यसभाएं होती थी, पहले वो नहीं होती थी। आजादी के पहले या संविधान के लागू होने के पहले वो चीज नहीं थी। पहले इसी विधानसभा, इसी लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा या फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। आजकल अब वो लोकसभा और राज्यसभा का रूप ले चुके हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि बाल विवाह का जो पुराना वाला शारदा एक्ट था, कहां पर पारित हुआ था, तो वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो आज के टाइम पे हमारी लोकसभा और राज्यसभा बन चुकी है, पहले इस नाम से जानी जाती थी, यहां पर पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को। और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को, पुराने वाले को। फिर इसमें बीच में संशोधन 3 बार हुए हैं, 1949 में, 78 में, 2006 में। जो फाइनल संशोधन है वो 2006 में है। 2006 वाला हमें पढ़ना है, हम पढ़ते हैं। 2006 वाले में क्या किया गया था, इसमें क्या था, आयु 14 और 18 थी, 14 लड़की की और 18 लड़के की। 2006 वाले में 18 और 21 कर दी गई, 18 मेल की और 18 फीमेल की और 21 मेल की। यहां पे 14 फीमेल की है और 18 मेल की थी। तो ये चेंजेस किए गए। 10 जनवरी 2007 को स्वीकृति, प्रकाशित, पारित या प्रारंभ लिखा जाता है, और 1 नवंबर 2007 को लागू। सर, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने डेट 10 जनवरी 2007 की पढ़ाई थी, कहीं कहीं हमने 1 नवंबर 2007 पढ़ा हुआ है। तो जो स्पष्ट रूप से देखो पीडीएफ में, गवर्नमेंट के द्वारा जारी पीडीएफ में लिखा है, मैं आपको वही बता रहा हूं, कुछ अलग से नहीं। आप सरकार की पीडीएफ पढ़ोगे तो स्वीकृति, प्रकाशित, पारित और प्रारंभ की एक ही तिथि लिखी हुई है, वो 2007 है। प्रारंभ शब्द और लागू एक जैसा महसूस होता है, लेकिन यदि उसमें पीडीएफ में हमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है अलग अलग, तो हमें अलग रखना है। जब प्रारंभ पूछा जाएगा तो 2007 10 जनवरी बताएंगे, और लागू शब्द लिख के आएगा तो 1 नवंबर 2007 बताएंगे। दोनों चीज अपने दिमाग में रखनी है। इसमें अध्यायों की जानकारी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि इसमें 21 धाराएं हैं। भाई, शॉर्ट में इतना ही पढ़ना है, बाकी डिटेल से तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये बाल विवाह अधिनियम की काम की जानकारी या इंपॉर्टेंट जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। अगला हम पढ़ते हैं सर विशेष विवाह अधिनियम। ध्यान देना दोस्तों, 1954 में, 55 में और 56 में, इन 3 सालों में लगातार बहुत सारे छोटे छोटे से अधिनियम आए हैं, जिनकी धाराओं या अध्यायों से कम प्रश्न बनते हैं, तो उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको मिली जाएगी। सर, एक विशेष विवाह अधिनियम है, एक हिंदू विवाह अधिनियम है, एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो, विवाह शब्द का मतलब विवाह से ही जुड़ा हुआ है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वाला जो है वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विशेष विवाह अधिनियम सर सभी के लिए होता है, ये सभी के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए है, ये सभी के लिए है। यदि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम हो जाएगा तो ये सिर्फ उन पर लागू होगा जो हिंदू को मानते हैं, जैसे कि हिंदू, बौद्ध,
सिख, जैन ये मानते हैं। मुस्लिम, यहूदी, पारसी पर हिंदू विवाह अधिनियम नहीं लगेगा, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम सभी पर लागू होगा। ये सभी के लिए 1954 का है। सर ये अधिनियमित हुआ था 9 अक्टूबर 1954 को। अधिनियमित का मतलब है अंतिम रूप से पारित। 3 शब्द होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। 3 शब्द होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों में। कौन से शब्द हैं वो? जो अधिनियमित शब्द है, जब अंतिम रूप से कोई चीज पारित हो जाती है, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो उसको अधिनियमित कहा जाता है। कई बार पारित की और अधिनियमित की तिथि एक होती है, कई बार ये अलग अलग भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर अधिनियमन यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति की डेट 9 अक्टूबर 1954 है, और इसके शुरुआत की या इसके लागू होने की डेट 1 जनवरी 1955 है। पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान देना। 1954 9 अक्टूबर वाली जो डेट है, इसकी प्रकाशन की भी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति की भी है, अधिनियमित की भी है और प्रारंभ की भी है। लेकिन एक शब्द शुरुआत वाला आएगा तो 1 जनवरी 1955 आपको बताना है, दिमाग में रखिएगा। सर इसमें 9 अध्याय और 51 धाराएं मिलेंगी। एक पॉइंट में दोस्तों इसके पहले वाले अधिनियम में ऐड करूंगा, जो बाल विवाह अधिनियम है, यह एकमात्र, देखो कई बच्चे सर एक कमेंट करते हैं कि सर कौन सा ऐसा एक्ट है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, कौन सा पूरे भारत में? तो सभी एक्ट, ध्यान देना, सिर्फ यही एक एक्ट था, इस पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, संपूर्ण भारत में है, लेकिन संपूर्ण भारत में है संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन इसका अपवाद सिवाय पौंडीचेरी को छोड़ के। पौंडीचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है और एकमात्र ऐसी जगह है सिवाय पौंडीचेरी की, यानी कि पौंडीचेरी में यह लागू नहीं है। बाल विवाह अधिनियम पौंडीचेरी में लागू नहीं है, बाकी सब जगह है। और किसी को भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई है या नहीं। ध्यान देना दोस्तों, जब से 2019 की बात है, जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 को हटाया गया है, भारत में लागू होने वाले सभी अधिनियम J&K में, जितने अधिनियम वर्तमान भारत में है, वे सारे के सारे जम्मू कश्मीर में ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। तो आपको जम्मू के अलग से कोई भी नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ एक अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, एक ऐसा अधिनियम है जो भारत के हर एक जगह पे मिलेगा, सिर्फ पौंडीचेरी को छोड़ करके। एक अपवाद स्वरूप आपको याद करना है, ठीक है। बाकी सारे अब आपको एक कहीं बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भारत में कौन सा है, J&K में, सारे के सारे भारत में होंगे, ठीक है। और बाल विवाह अधिनियम के लिए एक लाइन ए भी होती है कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति, विदेश में यदि भारतीय व्यक्ति रहता है तो उन पर भी ये लागू होता है। ये पॉइंट भी इस पे याद कर सकते हैं। चलो अगला सर जैसे हमने विशेष विवाह अधिनियम पढ़ा था, उसी के जैसा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। इसमें खाली अंतर इतना था कि इसमें सभी जाति के लोग नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ हिंदू और हिंदुओं पर श्रद्धा रखने वाले लोग, जैसे कि सिख, बौद्ध और जैन, ये इसमें शामिल है, या फिर जो भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, विश्वास करते हैं। मुस्लिम, यहूदी, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, ईसाई हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल नहीं होंगे, ना ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी लागू नहीं होंगे, ठीक है। सर इसकी अधिनियम या प्रारंभ की तिथि 18 मई 1955, एक ही तिथि इसमें बार बार बताई जाती है और यही आपको याद रखनी है। 6 अध्याय और 30 धाराएं हैं। देखो मैं आपको रटा नहीं सकता हूं, ठीक है ना, आपको कोई, पहले बोलता हूं अपने शब्दों में, मैं आपको घुट्टी नहीं पिला सकता हूं, मैं आपको सही चीजें उपलब्ध करा सकता हूं जो आपके रिवीजन में, आपकी सफलता में आपके सहायक बनेंगे, ठीक है। बस वो चीज आपको दे रहा हूं जो कि आपको ढूंढने पर नहीं मिलती है। अगला है सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके लिए खाली ये जान लिया कि सर ये भी विवाह का है, हिंदुओं के विवाह से और विवाह के अलावा विवाह विच्छेदन यानी कि सेपरेट होने, अलग होने के लिए बनाया गया अधिनियम है। संख्यांक भी लिखा हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम की डेट लिखी हुई है, 6 अध्याय 30 धाराएं मिलेंगी। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम, बहुत प्रश्न बनते हैं सर इससे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट कहा जाता है। इसमें 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 1956 का ये अधिनियम है, बाद में इसमें संशोधन हुआ 2005 में, तो ध्यान देना, एक ए भी याद रखना है, एक इसका संशोधन। अंतर क्या था? 1956 वाले अधिनियम में जो लड़कियां थी उनको कुपार्टनर यानी कि सहायिका का दर्जा नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी में बराबर से बंटवारे का हिस्सा नहीं मिलता था। 2005 में जब धारा नंबर 6 में संशोधन किया गया, धारा 4 की उपधारा 2 को हटाया गया था, उस हटाने से विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 6 में संशोधन किया गया, धारा 6 में, तो लड़कियों को सहायिका का दर्जा मिला 2005 वाले, यानी कि फिर वो अपनी प्रॉपर्टी पे अधिकार मांग सकते थे, बराबरी का हिस्सा मांग सकते थे। ध्यान देना दोस्तों, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये 1956 का हो गया। इसमें बस इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, इस वाले में लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता था
2005 में इसका संशोधन हुआ, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 आया। इसके लिए जो तिथि आपको याद रखनी है वो याद रखिएगा, 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, यानी कि यह राष्ट्रपति की स्वीकृति का मिलने का मतलब है कि यह अधिनियमित हो गया है। 9 सितंबर 2005 से भारत में लागू या प्रभावी हो गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 उपधारा 2 को हटाया गया है और 1956 की धारा 6 में संशोधन किया गया और संशोधन करके लड़कियों को सहदायक यानी कि कुपार्थर का दर्जा दिया गया है। 4 अध्याय और 31 धाराएं इसमें टोटल आती हैं। अब जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो भाई डिटेल से पढ़ सकते हैं और वो मैं अपने आपको बैच में बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगला सर महत्वपूर्ण ए वही है, दोबारा लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेट नहीं बताई थी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, इसकी डेट है 17 जून 1956। 17 जून 1956 इसकी डेट क्या है, अगले पेज में लिखी हुई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वाला 17 जून 1956 को प्रकाशित हुआ, इसी दिन स्वीकृति मिली थी, इसी दिन ये प्रारंभ हुआ था। बाद में सर ध्यान देना 2005 में इसमें संशोधन हुआ, 4 अध्याय और 31 धाराएं देखने को इसमें मिलती है। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि 1956 का है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। जो महिला यौन गतिविधियों में जबरदस्ती लिप्त हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं, उनके लिए या उन लोगों को वहां से निकाल करके सही जगह भेजने के लिए बनाया गया अधिनियम है अनैतिक व्यापार अधिनियम। सर ये जो अधिनियम है इसमें 2 पॉइंट, डेट आपको एक ही याद रखनी है, वो डेट होगी 30 दिसंबर 1956 की। यही इसके अधिनियमित की डेट है, यही इसके पारित की डेट है, यही इसके प्रारंभ की डेट है। अलग से कोई डेट इसमें नहीं बताई गई है, सारी डेट के लिए एक ही है, 30 दिसंबर 1956। टोटल धाराएं 25 है, अध्यायों की जानकारी इसमें नहीं है। इसको सर कहा जाता था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को आईटीए कहा जाता है। आईटीए का फुल फॉर्म होता है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। तो आईटीए हो गया, पहले इसका नाम एसआईटीए था, एसआईटीए था इसका नाम, ठीक है, एसआईटीए नाम था। इसमें कई बार आईटीपीए भी बोल देते हैं इसको, आईटीपीए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी बोल देते हैं, दोनों के दोनों नाम सही मानते हैं। आईटीए को ही आईटीपीए कहा जाता है, पहले इसको एसआईटीए कहा जाता था, क्योंकि ध्यान देना पहले सिर्फ इसमें लड़कियों के खिलाफ होने वाले शोषण या फिर ये जो अधिनियम था पहले सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना था। फिर 1986 में होने क्या लगा कि पहले सिर्फ ये होता था कि लड़कियों को किडनैप करके या फिर ऐसा कुछ करके उनसे इस प्रकार के कार्य करवाए जा सकते थे, लेकिन आजकल जो ये अनैतिक व्यापार है, अनएथिकल जो बिजनेस है देह का, शरीर का, या उसको बेच देना या अन्य चीजें, ये पुरुषों के साथ भी होने लगी है। तो इसको अब हमने जेंडर न्यूट्रल बना दिया है, अर्थात हमने सभी के लिए लागू कर दिया है, अर्थात न्याय यहां पे पुरुषों के, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को, ट्रांसजेंडर सबको मिलेगा। तो पहले याद रखिएगा 1986 में इसका नाम हुआ करता था महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, जिसको एसआईटीए कहा जाता था। इसमें संशोधन हुआ 1986 में, 1986 में, और इसका नाम कर दिया गया अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम आईटीए या फिर आईटीपीए, ये नाम आईटीए को ही आईटीपीए बोलते हैं, आईटीए को ही आईटीपीए बोलते हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये 1986 में नाम चेंज हुआ, पहले सिर्फ महिलाओं लड़कियों के लिए था, फिर ये सबके लिए कर दिया गया। यहां पर किसी का भी नाम स्पष्ट मेंशन नहीं है कि लड़कियां या महिलाएं, ये सभी के लिए है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, डेट बताई गई है, धाराएं बताई गई हैं, याद रखेंगे। अगला है सर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बहुत प्रश्न बनते हैं डीपीए से, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखेंगे। 1961 का अधिनियम है सर, 1961 का अधिनियम है, ठीक है सर। इसकी अधिनियमित की तिथि है 20 मई 1961 और इसके लागू होने की डेट होगी 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ और अधिनियमित पारित राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 मई 1961 को। इसमें अध्यायों की जानकारी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 धाराओं की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। संपूर्ण भारत में लागू है, हर जगह पे, हर यूटी में, हर राज्य में, हर जगह लागू होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बहुत सारी महत्वपूर्ण अंदर धाराएं हैं, पहले ही बता रहा हूं कि उनको डिटेल में हम अलग से बता चुके हैं। यहां पर सिर्फ शॉर्ट में किसी किसी की डेट, उनकी धाराएं, उनके अध्याय या उनके विशेष पॉइंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका आप हिंट बताए दे रहे हैं। इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है वो धारा नंबर 3, 4 और 4 का है। ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जिसमें दहेज लेने देने, दहेज मांगने और दहेज के दुष्प्रचार, दहेज के क्या बोलते हैं, विज्ञापन पर प्रतिबंध की बात की जाती है, उनकी सजाओं की बात की जाती है। अगला है सर समान पारिश्रमिक अधिनियम। आपने गौर किया होगा आज के वीडियो में जितने भी आपको अधिनियम मिल रहे हैं वो पूरे क्रम से लगे हुए हैं, आगे पीछे नहीं है। जिस टाइम पर कोई अधिनियम आता रहा उसी टाइम से, जैसे कि 1956 वाले 54 वाले थे, हमने लाइन से पढ़े,
54 का, 55 का, 55 का, 56 का, फिर इसके बाद 1961, फिर 76, फिर इसी प्रकार से हम बढ़ रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बहुत इजीली एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कौन सा अधिनियम आया, आप इजीली उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका मतलब है कि बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन का दिया जाना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39D है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट होता है, इसमें भी इसकी जानकारी दी है कि बराबर काम के लिए बराबर सैलरी दी जानी चाहिए। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको 11 फरवरी 1976 को लाया गया था। 3 अध्याय और 18 धाराएं इसमें देखने को मिलती है, 3 अध्याय 18 धाराएं मिलती है। इसकी कौन कौन सी धारा महत्वपूर्ण है, इसकी चौथी और 5वीं धारा महत्वपूर्ण है। मैंने दोनों धाराओं को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, डिटेल से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 3 अध्याय 18 धाराएं हैं। 11 फरवरी 1976 आपने पढ़ा होगा। धारा जो 4 थी उसमें जानकारी दी जाती है कि जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है उसमें महिला और पुरुष को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। और धारा 5 में यह कहा जाता है कि जो महिला और पुरुष हैं, जब नियुक्ति हो रही हो, जब अपॉइंटमेंट हो रहा हो, तो महिला और पुरुष का भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को नौकरी दी जानी चाहिए। इसमें सैलरी की बात है, इसमें नियुक्ति की बात है। धारा 4-5 इंपॉर्टेंट है, बताया है ठीक है। 11 फरवरी 1976 डेट याद रखेंगे, 3 अध्याय 18 धाराएं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगला सर महत्वपूर्ण अधिनियम है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम। आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 24 पढ़ाया है। ये फंडामेंटल राइट होता है। इसमें कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवाना चाहिए। उसी से संबंधित हमारा ये अधिनियम है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, एक कब आया, ठीक है, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का अधिनियम है। 23 दिसंबर 1986 को पारित होता है, अधिनियमित होता है, या राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, या फिर इसको बोल देते हैं कि ये इस दिन प्रकाशित होता है या प्रारंभ होता है। सबके लिए एक ही डेट याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1986। दूसरी डेट याद नहीं करनी है। इसमें टोटल 4 अध्याय और 22 धाराएं देखने को मिलती हैं। बालक श्रम या बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में, 1986 में, एक ही डेट याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1986 की, 4 अध्याय और 22 धाराएं। ठीक है, अगला सर है सती निवारण अधिनियम, जो कि 1987 का है, 1987 का है। सर इसकी एक ही डेट है, 3 जनवरी 1988। आप बोलेंगे सर कि सर ये 1987 है, हमने तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का या राजा राम मोहन राय का 1829 वाला पढ़ा है। भाई साहब सुनिए, ऊपर एक लाइन लिखी है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, बड़ी अच्छी इज्जत थी उनकी, उन्होंने बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 के तहत सती प्रथा को अवैध और आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया था। अर्थात सती प्रथा का अंत करवाने की कोशिश की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और एक नाम नहीं लिखा है, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनका एक क्यों हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने आप से नहीं कर दिया था। एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय प्रयास कर रहे थे। राजा राम मोहन राय के कहने पर या इनके साथ मिलकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में, 1829 में अवैध घोषित कर दिया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगा दी थी 1829 में। लेकिन ये अंग्रेजों का था। भारत सरकार सती निवारण अधिनियम कब लाई थी? तो भारत सरकार 1987 में अधिनियम लाई थी। और इस अधिनियम को प्रारंभ, पारित, लागू या जो भी स्वीकृति होती है वो 3 जनवरी 1988 को मिली थी। 3 जनवरी 1988 को यह अधिनियम भारत में प्रारंभ होता है, या फिर यह अधिनियमित होता है, या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, प्रकाशित होता है। तो उसकी डेट 3 जनवरी 1988 है। 87 का यह अधिनियम है। और उसके पहले वाला जो आया था वो अंग्रेजों के द्वारा था, इसलिए हम दोनों पॉइंट को अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें 5 अध्याय और 22 धाराएं पढ़ने को मिलती हैं। अगला है सर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न जो आए थे इससे आए थे। पूरे इसका सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है। एक घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम हो गया, एक क्या बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो गया। 3 अधिनियम जो मैंने बोले हैं इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डिटेल में बहुत बार पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में मैं अभी आपको जानकारी देता हूं। सर घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम आया था 2005 में। ध्यान देना दोस्तों, कुछ ही बातें इसकी जाननी है कि 2005 का यह अधिनियम संख्यांक 43 है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित हो गया, नॉर्मल बात है।
अनुमति की तिथि जो मिली थी वो 13 दिसंबर 2005 है, या फिर अधिनियमित की तिथि भी यही कहलाएगी, पारित होने की तिथि भी यही कहलाएगी, या फिर अधिनियम के आने की तिथि भी यही कहलाएगी, या फिर अधिनियम को स्वीकृति मिलने की तिथि भी यही कहलाएगी 13 दिसंबर 2005। लागू होने की तिथि है 26 अक्टूबर 2006। 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण धाराओं के प्रश्न इसके करवाए गए हैं, वो उनको अवश्य देखिएगा, उनको अवश्य डिटेल से पढ़िएगा जो पहले बताया गया है। बाकी शॉर्ट में एक चीज कंप्लीट है कि 5 अध्याय 37 धाराएं, 26 अक्टूबर 2006, 13 सितंबर 2005 याद रखेंगे। एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बोला था, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये सर एक नेवर एंडिंग साइकिल है, भारत के समाज में कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, ये अपराध रुक नहीं पाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोग समझदार बनेंगे और घरेलू हिंसा से निजात पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिसको हम POSH एक्ट बोलते हैं, पॉस एक्ट बोलते हैं 2013 का। सर जो ये पॉस एक्ट है किस पर बेस्ड है, तो इस पे एक लाइन लिखवा दूंगा कि 1997 में 1997 में सर जो विशाखा गाइडलाइन आई थी या विशाखा निर्देश आए थे, विशाखा निर्देश आए थे, निर्देश आए थे, इन निर्देशों पर आधारित है हमारा POSH एक्ट, पॉस अधिनियम। सर जो आपने ICC और LCC पढ़े हैं, ICC और LCC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो इसी अधिनियम का पार्ट होता है। ICC वहां बनता है जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, LCC वहां बनता है जहां पे या तो 10 लोगों से ज्यादा काम करें, 10 लोगों से कम काम करें, पहला पॉइंट, या फिर जहां पर ICC है लेकिन जो नियोक्ता है वो बेईमान होता है या फिर वो खुद जुर्म कर देता है, तब LCC बनानी पड़ती है, या फिर जहां पे 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं लेकिन संस्थान कहता है कि हम संस्थान वैलिड रीजन की वजह से बोलता है कि हम ICC नहीं बना पाएंगे, तो वहां पे LCC बनाया जाता है। LCC हमेशा जिला का अधिकारी बनाता है और जिला अधिकारी को हमेशा राज्य सरकार नियुक्त करती है, याद रखिएगा। सर ये अधिनियमित हुआ था 22 अप्रैल 2013 को, यहां पे डेट लिखी है 22 अप्रैल 2013, इस दिन यह अधिनियमित हुआ था और लागू हुआ है 9 दिसंबर 2013 को, 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें 8 अध्याय और 30 धाराएं, 8 अध्याय और 30 धाराएं पाई जाती हैं। ये था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम, 8 अध्याय 30 धाराएं, अधिनियमित की तिथि 22 अप्रैल, लागू की तिथि 9 दिसंबर 2013। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है, RTE एक्ट कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं RTE एक्ट में और RTE के फंडामेंटल राइट में। ध्यान देना, एक RTE एक्ट है और एक RTE फंडामेंटल राइट है। जो RTE फंडामेंटल राइट है, जो RTE का मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार सर अलग है। RTE का जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21A में, या फिर इसको का बोल दो, 21 का में आता है, और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, इसको 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये मौलिक अधिकार है, जबकि जो यहां पे पढ़ा रहा हूं वो राइट टू एजुकेशन का अधिनियम है। RTE कब का है? 2009 का अधिनियम है सर, 2009 का अधिनियम है। ये पारित 2009 में हुआ था, 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने पारित किया था। ठीक है, 4 अगस्त नहीं है, यहां पर 26 अगस्त लिख करके आता है। ठीक है, 26 अगस्त है, यहां पर 4 अगस्त थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर भारत की संसद का 4 अगस्त होगा, यहां पर 4 और स्वीकृति बाद में मिली तो 26 अगस्त भी याद रखेंगे। यहां पर यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद ने पारित किया, लेकिन अधिनियमन की तिथि या इसके प्रकाशन की तिथि 26 अगस्त 2009 होती है। ऑप्शन चेक करिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले प्रश्न में, क्योंकि कई जगह पे 4 अगस्त लिखा है। जो 4 अगस्त तिथि है वो संसद ने यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया। जब ये प्रकाशित हुआ था, जिस दिन इसका ये पेज बन करके आया, वो तिथि थी 26 अगस्त 2009 की। तो इन दोनों को याद रखेंगे, लेकिन लागू होने की तिथि अलग है, 1 अप्रैल 2009। आपको जो भी मिले आप उस आधार पर उत्तर लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कहीं कहीं पे 4 अगस्त लिखा है और कहीं कहीं पे 26 अगस्त 2009 लिखा है। आपने जो पढ़ा हुआ है वही आपका सही है। फिर भी मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। 26 अगस्त को फाइनल तरीके से 26 अगस्त 2009 की पीडीएफ, भारत सरकार की पीडीएफ में डेट लिखी हुई है। इसका मतलब है कि 26 अगस्त 2009 को फाइनल तरीके से एक पारित या कंप्लीट या अधिनियमित या प्रकाशित हुआ है। और 4 अगस्त यदि लिख करके आता है तो इसका मतलब है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी ने 4 अगस्त को ये अपना एक्ट जो है पारित करवा दिया था।
कंप्लीट तरीके से 26 अगस्त है, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हम उत्तर लगाएंगे। बाकी फाइनल जो होगा वो आप 26 अगस्त मान के चलिएगा, 4 अगस्त नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। लागू की तिथि में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 अप्रैल 2010 है। 7 अध्याय और 38 धाराएं इसमें पाई जाती हैं। होता क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री यानी कि मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, याद रखिएगा। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको प्रवेश करने पे, ठीक है, 25% का रिजर्वेशन मिलता है आरटीई के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, 2013 में आया था। सर इस अधिनियम का पॉइंट याद रखेंगे, 2 डेट है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। एक डेट लिखिए 10 दिसंबर 2013 की। सर यह डेट इसके प्रारंभ की भी है, यह डेट इसके प्रारंभ की, अधिनियमित की, ठीक है, अधिनियमित की, राष्ट्रपति की स्वीकृति होने मिलने की डेट है, ठीक है। एक डेट सर आती है 5 जुलाई 2013। सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एक क्या है। सर 5 जुलाई 2013 इसके आंशिक रूप से लागू होने की है, आंशिक रूप से लागू होने की। इसका मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर इसके नीचे एक पॉइंट लिखा है अध्यादेश। सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर देती है। वैसे देखो कोई भी कानून जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर के लागू करवाते हैं, लेकिन कई बार लोकसभा और राज्यसभा जब कई दिनों तक छुट्टी पे चले जाएं या 6 महीने से ज्यादा इनकी बैठक पे या इनके सत्र पे अंतराल पाया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करके ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसको अध्यादेश कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकाशित या इसकी स्वीकृति मिलने से पहले, स्वीकृति मिली 10 सितंबर 2013 को, स्वीकृति बोल दो, या इसके अधिनियमित की जो तिथि है वो 10 सितंबर 2013, जब ये पेज बन करके आया वो डेट थी 10 सितंबर 2013। लेकिन उसके पहले ही आंशिक रूप से राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके 5 जुलाई 2013 को इसको लागू कर दिया था। तो आपको ये तिथि दिमाग में रखनी है, यदि लागू पूछा जाएगा तो आप 5 जुलाई 2013 बोलेंगे। लेकिन प्रारंभ लिख के आता है तो 2013 10 सितंबर लिख करके पूछा जाएगा। यदि प्रारंभ शब्द लिख करके आएगा, प्रारंभ शब्द, तो आप 10 सितंबर 2013 बोलेंगे। लेकिन आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से या आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2013। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 13 अध्याय 45 धाराएं पाई जाती हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। सर ध्यान देना, जो आपने अंत्योदय अन्न योजना है, AAY है, इस योजना को NFSA के तहत जोड़ दिया गया है, इसको मर्ज कर दिया है। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरुआत हुई थी राजस्थान से, जिसमें आपको गेहूं, चावल वगैरह ये मिलते हैं, उसी से जोड़ दिया गया है NFSA को। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहा जाता है, पूरे हमारे इस अधिनियम वाले टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा टॉपिक है। लेकिन अधिनियम जो 10 नंबर के पार्ट बी में आते हैं उसमें इसको नहीं पूछा जाता है। CDP वाले पोर्शन में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शामिल होता है, जिसमें देख रेख और बच्चों की संरक्षण आती है। सर इसमें इतनी सारी धाराएं हैं, इतना बड़ा अधिनियम है कि 10 अधिनियम को जोड़ दो तो एक अधिनियम में तैयार होता है। बहुत डिटेल से इसको बताया गया है, शॉर्ट में संक्षिप्त जानकारी इसकी ये है। तो डेटें आपको याद रखनी है, वो 2 ही डेट याद रखनी है, एक ए वाली, ठीक है, और एक ए वाली। ऊपर की बहुत कम महत्वपूर्ण है, बताई है मैंने, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सर 2015 का जो ये अधिनियम है, 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने का मतलब है कि 31 दिसंबर 2015 को यह अधिनियमित हुआ था, यह अंतिम रूप से पारित हुआ था। लेकिन 15 जनवरी 2016 को ये पूरे भारत में लागू हुआ है। देखो, लोकसभा में पारित 7 मई को, राज्यसभा में 22 दिसंबर को, राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ 31 दिसंबर को। जब राष्ट्रपति पारित करते हैं तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कहा जाता है, उसी को अधिनियमित कहा जाता है। तो 2 डेटें महत्वपूर्ण है, एक 31 दिसंबर 2015 की और एक 10 जनवरी 2016 की। इसमें 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं और ये सबसे बड़ा अधिनियम है। इसके पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सबसे पहले 1986 में आया था, 1986 के बाद 2002 में आया था, 2002 के बाद 2002 में आया था, और 2002 के बाद 2002 में नहीं आया था, 2000 में आया था। 1986 में आया था, 2000 में आया था, और 2000 के बाद 2002 नहीं, 2000 है यहाँ पे, ठीक है। 1986 में, 2000 में, और उसके बाद 2015 में आया था। 3 बार आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था। लेकिन बात रही संशोधन की, तो बीच में एक बार संशोधन हुआ था, 2000 और 2015 के बीच में एक बार संशोधन हुआ। ये संशोधन 2006 का था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है।
ये सिर्फ संशोधन था, नया अधिनियम नहीं आया। नए अधिनियम 3 बार आए, 1986 में एक अधिनियम आया, एक 2000 में, एक 2015 में, यहां पे सिर्फ संशोधन हुआ था। 2000 वाला अधिनियम इसलिए आया था क्योंकि सर बीच में भारत ने क्या किया था, 11 दिसंबर 1992 को भारत 11 दिसंबर 1992 को भारत ने एक जगह पे सिग्नेचर कर दिए थे। सिग्नेचर कहां पे किए थे, 1989 20 नवंबर को हुए अंतरराष्ट्रीय बालकों के सम्मेलन में। बालक के अधिकारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन हुआ था 20 दिसंबर 1989 को, 1989 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन की बातों को एक्सेप्ट करते हुए भारत ने 1992 11 दिसंबर को सिग्नेचर कर दिए थे। इस वजह से भारत को अपने इस एक्ट को चेंज करना पड़ा और 2000 में एक नया एक्ट लेकर के आए थे। 2015 में एक्ट क्यों लेकर के आए थे, क्योंकि 16 से 18 वर्ष के बच्चे यदि जघन्य अपराध करते हैं तो उनको वयस्कों की तरह सजा मिलेगी। ये पॉइंट को ऐड किया गया था, इस वजह से 2015 वाले पॉइंट में हमने ये चीजें जोड़ दी हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात ना। तो आई होप सो कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का है, अवश्य देखिएगा। शॉर्ट जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी हमें कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक एक वीडियो को बनाने में 30 मिनट का वीडियो है, क्लास हमें 1 घंटे लेनी पड़ती है, तो मात्र हम 1 घंटे में क्वेश्चन बनाते हैं। इस 30 मिनट की वीडियो में 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो में, और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें दोस्तों खाली लाइव नहीं दिखाना है कि हम कितने संख्या में लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमें एक अच्छी कंटेंट को, एक अच्छी जानकारी को, आपको सफलता दिलाने वाली जानकारी को आप तक पहुंचाना है, ताकि कल के दिन भी आप हमें याद करें तो ये याद करें कि सर कोई ऐसे थे सिर्फ संख्या दिखाने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा सिखाने के लिए पढ़ा रहे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, बताइएगा कि जानकारी कितनी उपयोगी लगी। अगला वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा शाम तक संपूर्ण टीकाकरण का, यानी कि 7 मार्च की परीक्षा के पहले आप हमारे द्वारा रिकॉर्ड वीडियो को उपलब्ध करा पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोग थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।